Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of this unit is generating electricity. Electricity generation is an application of electromagnetic induction. बच्चों, जैसा कि आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। द मैकेनिज़्म, द प्रिंसिपल बाय विच वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज electromagnetic induction or Faraday law of electromagnetic induction. So, electricity generation is an application of electromagnetic induction, and the device by which we can generate electricity, that device is named as generator. तो बच्चों, हम जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं, जनरेटर की टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ मेंट बाय जनरेटर? इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की एक एप्लीकेशन, एंड डिवाइस by which you can generate electricity, या device that converts mechanical energy into electrical energy, that device is named as generator. जनरेटर बच्चों दो टाइप्स के हैं, जनरेटर AC टाइप का भी होता है, जनरेटर DC टाइप का भी होता है। सो टाइप्स ऑफ जनरेटर, नंबर 1 AC जनरेटर, नंबर 2 DC जनरेटर। अब बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम AC जनरेटर को स्टडी करेंगे कि AC जनरेटर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, AC जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, और AC जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या AC जनरेटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के हम अंडरस्टैंड करेंगे कि AC जनरेटर साइनसाइडल वोल्टेज जनरेट करता है, मीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है, इसीलिए हम इस जनरेटर को AC जनरेटर का नाम देते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस AC जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: अ जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू AC वोल्टेज। ऐसा जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो अल्टरनेटिंग टाइप की होती है, उसको AC वोल्टेज बोलते हैं। जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। अब AC जनरेटर की एक टाइप है जो मैकेनिकल एनर्जी को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और DC जनरेटर की ही एक दूसरी टाइप है जो मैकेनिकल एनर्जी को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। सो AC जनरेटर, अ जनरेटर दैट कन्वर्ट्स या ट्रांसफॉर्म्स या चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू AC वोल्टेज। प्रिंसिपल: इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। अब बच्चों, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। हम ये भी कह सकते हैं इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोशनल इंडक्शन, लेकिन चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना फेराडे ने ही डिस्कवर किया था और उसको एक लॉ की फॉर्म में बयान किया था, तो अगर हम इन जनरल डिस्कस करें तो फिर तो हम बोलेंगे कि AC जनरेटर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अगर एक लॉ को बेस बनाएं तो फिर इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी बच्चों पढ़ कर आए हैं कि व्हेन the magnetic flux linking a conductor changes
an EMF is induced. Magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So this statement is named as Faraday's law, and the generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Construction. बच्चों हम AC जनरेटर की स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रहे हैं। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब है बच्चों को हम पूरा को AC जनरेटर जिस तरह से मार्केट में हमें अवेलेबल है उस शक्ल में नहीं दिखा रहे, बल्कि उसके अंदर का वो पार्ट दिखा रहे हैं जहाँ से हम AC जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि AC जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, और जिससे हम उस AC वोल्टेज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डराइव कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम वो वाली डायग्राम दिखाने वाले हैं कि AC जनरेटर किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है। पहले डायग्राम को देखते हैं, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। एन AC जनरेटर इज़ शोन। हम AC जनरेटर की डायग्राम दिखाने वाले हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को बयान करने वाले हैं। तो AC जनरेटर इज शोन हेयर। आई वांट टू ड्रा डायग्राम हेयर। जी स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर which consists of a rectangular coil named as CDEF. This coil has many turns, but here on the board I have drawn one loop of that rectangular coil. But this coil consists of n turns. Area of this coil is capital A, which may be calculated as by multiplying the length of the loop with the width of that loop, but in general we are seeing the area of that coil is A. The coil is capable to rotate about the vertical axis y prime in uniform magnetic field B created by the north and south poles of permanent magnet. The terminals of coils are connected to two coaxial metallic rings A1, A2. These rings are named as slip rings. Here B1 and B2 are the carbon brushes which slide with the slip rings and connect the coil to the external circuit, या आप उसको लोड भी कह सकते हैं या कंज्यूमर भी कह सकते हैं, which may be put here. And if I represent the external circuit, so here is the external circuit which will consume the electricity generated by the generator, and this is capital R. और कैपिटल R को बच्चों हम लोड भी कह सकते हैं, इसको कंज्यूमर भी कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आगे फिर सप्लाई करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो दिस कैपिटल आर इज़ एक्चुअली द कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी generated by the AC generator, and we named it as load and represented by capital R. It is also named as the external circuit. So what is the construction? I am going to write here. It consists of a rectangular coil CDEF of area A and number of terms capital N capable to rotate
about vertical axis y prime, which are written here y and y prime, in uniform magnetic field B produced by the north and south poles of permanent magnet. AC generator consists of rectangular coil C, D, E, F. एरिया A, इस कॉइल का एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न N है, कॉइल घूम सकता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस y डैश in uniform magnetic field B, and this magnetic field is produced by the north and south poles of permanent magnet. The terminals of coil, ends of coil are connected to, terminals of coil are connected to two coaxial metallic mean copper rings A1 and A2 named as slip rings. इनकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये दो क्या है, रिंग्स हैं. These rings are named as slip rings. These are two metallic coaxial rings. अब बच्चों coaxial का मतलब क्या है? कोएक्सियल का मतलब है कि दोनों रिंग एक ही एक्सिस पे पड़े हुए हैं. इसका मतलब है ये जो सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस है वो इस रिंग के भी सेंटर में से पास कर रहा है, इस रिंग के भी सेंटर में से पास कर रहा है. यानी अगर एक रिंग यूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो दूसरा भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और उनके सेंटर एग्जैक्टली एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. यानी दोनों रिंग, अगर हम टॉप व्यू लें तो दोनों रिंग एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दे आर नॉट टचिंग विद ईच अदर. एक रिंग ऊपर है दूसरा नीचे है, बट दे आर अलोंग द सेम एक्सिस. एंड द टर्मिनल ऑफ कॉइल, वन टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दिस रिंग विच इज A1 एंड अदर टर्मिनल विच इज पासिंग थ्रू द स्पेस बिटवीन दिस रिंग एंड अटैच टू द रिंग A2. दिस इज द सेकंड स्लिप. अब ये दोनों कॉइल के टर्मिनल हैं, एक तार तो इसके साथ जुड़ गई, दूसरी तार इसके साथ टच नहीं कर रही बल्कि इसके सेंटर यानी इसके अंदर से गुजर के इस नेक्स्ट वाले स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है. तो हम बोल रहे हैं द टर्मिनल्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल. को का मतलब होता है सेम, एक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस पे मौजूद हैं, मेटल के बने हुए हैं, आमतौर पर ये कॉपर के बने होते हैं. रिंग के नेम हमने डायग्राम में A1 A2 रखा है. दीज रिंग्स आर नेम्ड एज द स्लिप रिंग्स. नाउ what are B1 and B2? B1 and B2 are the carbon brushes which slide with the slip rings and connect the coil to the external circuit as shown in the figure. मैंने बच्चों आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक एप्लीकेशन है. जनरेटर, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर. AC जनरेटर, अ जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू AC वोल्टेज. प्रिंसिपल, Faraday's law of electromagnetic induction. Construction shown here, which consists of rectangular coil C, D, E, F of area capital A, having number of turns N, capable to rotate about vertical axis y prime in uniform magnetic field B, created by the north and south poles of permanent magnet. A1 and A2 are the slip rings and terminals of coils are connected to these two coaxial metallic rings which are named as slip rings. B1 and B2 are the carbon brushes which slide with the slip rings and connect the coil to the external circuit. अब हम बच्चों बोल रहे हैं कि ये B1 और B2 ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, इनके पीछे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, स्प्रिंग प्रेस्ड होते हैं और इस कार्बन ब्रश को इसके साथ कनेक्ट करके रखते हैं. ऐसे ही बच्चों जैसे कि ये एक स्लिप रिंग्स है जो रोटेट कर रहा है और इसके साथ ये एक कार्बन का ब्रश है जो इसके साथ. अब ये मैं वो ब्रश नहीं बोल रहा जो आप ब्रश कह रहे हैं, एक्चुअली तौर पर आम ज़बान में इनको कार्बन बुश भी बोलते हैं. हम इसको
कार्बन ब्रश कह रहे हैं, BRUSH ब्रश। तो ये कार्बन ब्रशेज़ हैं जो इसके साथ, इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, और जैसे जैसे ये स्लिप रिंग घूमता रहता है तो ये इसके साथ टच करते रहते हैं। पीछे स्प्रिंग इनको प्रेस करके रखता है ताकि ये उस स्लिप रिंग के साथ इन कांटेक्ट रहें। ये कार्बन के हैं, तो चूँकि स्लिप रिंग तो कॉपर का है, वो तो मेटल का है, तो ये जब यूँ घूमता है, जिस वक्त ये जनरेटर चलता है, तो ये स्लिप रिंग जब यूँ घूमता है तो कार्बन का ब्रिज साथ साथ घिसता रहता है। इसकी ये जो विड्थ है ये घटती जाती है, लेकिन चूँकि पीछे इसके स्प्रिंग होता है, वो कंप्रेस्ड होता है, तो जैसे जैसे आगे कार्बन ब्रश कंज्यूम होता जाएगा, स्प्रिंग इसको आगे प्रेस करता जाएगा और ये कार्बन ब्रश इसके साथ टच करता रहेगा। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब ही रिसीव होती है जब ये कार्बन ब्रश इन स्लिप रिंग के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। कुछ टाइम के बाद ये कार्बन ब्रश जब फुली कंज्यूम हो जाते हैं तो फिर कॉइल का एक्सटर्नल सर्किट के साथ लिंक ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें नए कार्बन ब्रशेज़ इसके अंदर वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, नए कार्बन ब्रशेज़ लगाने पड़ते हैं, और हम दोबारा कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो कार्बन ब्रशेज़ हैं इनके पीछे स्प्रिंग है जो इनको प्रेस करके रखते हैं। ये बच्चों मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे ही है जैसे ये आम स्टेपलर होता है जिससे आप पेपर्स को पिन अप करते हैं। तो स्टेपलर के अंदर एक लेंथ डाल दी जाती है पिन्स की, और पीछे उसकी स्प्रिंग होता है। अब जैसे जैसे पिन्स आप आगे यूज़ कर रहे हैं तो वो पिनों की लेंथ घटती जा रही है, तो पीछे वाला स्प्रिंग उसको आगे चूँकि पुश कर रहा होता है, तो वो पिनें आगे ट्रैवल करती जाती हैं और हम उनको यूज़ करते जाते हैं। तो जिस वक्त तमाम पिन्स की लेंथ यूज़ हो जाती है तो फिर स्टेपलर अपनी वर्किंग छोड़ देता है, फिर हमें नई लेंथ पिन्स की उसमें डालते हैं और फिर स्टेपलर हमारा काम शुरू कर देता है। इसी तरह से इसके पीछे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसको इधर प्रेस करके रखता है, तो जैसे जैसे ये घिसता जाएगा इवन देन इस स्लिप रिंग के साथ इन कांटेक्ट रहेगा और एक्सटर्नल सर्किट का लिंक जनरेटर के साथ रहेगा, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है वो कंज्यूमर या एक्सटर्नल सर्किट उसको यूज़ करेगा। अब बच्चों ये तो इसकी एक सिंपल सी 2 डायमेंशनल मैंने स्कीमेटिक डायाग्राम दिखाई है एसी जनरेटर की और उसके वेरियस पार्ट्स की, ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसी डायाग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी वर्किंग डिस्क्राइब करनी है। फिर वर्किंग के बाद हमने ये देखना है कि किस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, या इसको एसी जनरेटर क्यों कर कहते हैं। हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को देखेंगे। बच्चों ये जो घरों में हमने जनरेटर वगैरह लगाए होते हैं, जब वापडा सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है, तो या तो एक यूपीएस सिस्टम है या दूसरा लोगों ने अपने घरों में छोटे जनरेटर लगाए हुए, ये एसी जनरेटर होते हैं। तो एक्चुअली तौर पर इसी तरह के बहुत बड़े बड़े जनरेटर कंट्री वाइज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए पावर स्टेशंस पे लगे हुए हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, जिसको हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे रहे हैं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट द फिनोमेना इज़ दैट कि इट इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट करता है, और हम एसी वोल्टेज जो जनरेटर से इंड्यूस्ड होती है या जनरेट होती है उसको हम डिफरेंट डिवाइसेस को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द वर्किंग? वेरी सिंपल वन वर्किंग। बच्चों ऑलरेडी फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ कर आए हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कंडक्टर का, किसी कॉइल का, किसी लूप का, उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, जो कि आपको बताया था स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो सकती है और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो सकती है। एसी जनरेटर में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपको बच्चों पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, कॉइल घूमेगा अक्रॉस द फील्ड और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। इट मीन्स कि जो एसी जनरेटर की वर्किंग है
एक्चुअली तौर पर उसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है, पहली बात वो अल्टरनेटिंग टाइप की होगी, दूसरी बात वो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF होगी। तो जब कॉइल घूमता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस्ड होती है। अब बच्चों अगर तो जनरेटर एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही होगी, लेकिन करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। करंट तो तब फ्लो करेगा जब हम जनरेटर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो लोड अप्लाई करते हैं, पावर हम या लोड उस पर देते हैं, तो तब इस कॉइल के अंदर से भी करंट फ्लो करता है और एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर यहाँ से सर्किट ओपन है, इट मीन्स जनरेटर को हमने लोड के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ और जनरेटर को हमने ऑन कर दिया है, कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करा रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग EMF ज़रूर इंड्यूस्ड हो रही होती है। लेकिन इंड्यूस्ड करंट तब फ्लो करता है जब लूप कंप्लीट करते हैं। तो जब हम इस सर्किट को बंद करेंगे, लोड R अप्लाई करेंगे, तो जितनी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही थी उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपल सी वर्किंग है बच्चों, देखें, व्हेन द कॉइल इज़ रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल axis y prime, the magnetic flux linking the coil changes and consequently an alternating EMF is induced in the coil called AC voltage. When coil is rotated about the vertical axis y prime, magnetic flux linking the coil changes and consequently an alternating EMF is induced in the coil called AC voltage. If the generator is connected to external circuit, या जिसको बच्चों लोड कह रहे हैं, if the generator is connected to external circuit या लोड and alternating current flows through the external circuit, this generator is called AC generator. वेरी सिंपल वर्किंग बच्चों आपको बता दी है कि जब इस कॉइल को हम मैकेनिकली रोटेट कराते हैं अबाउट द वर्टिकल एक्सिस y डैश, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, कंसीक्वेंटली अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है जिसको AC वोल्टेज कह रहे हैं। और अगर जनरेटर को हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें तो फिर एक्सटर्नल सर्किट में भी कह सकते हैं, कॉइल के अंदर भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है through the external circuit. This generator is known as AC generator. So this is the simple way to describe the working of AC generator. So once again, AC generator converts mechanical energy into AC voltage. Principle Faraday's law. Construction shown here. Working whenever coil is rotated across the magnetic field, magnetic flux through the coil changes and alternating EMF is induced in the coil, and if the generator is connected to external circuit, alternating current flows through the circuit. This type of generator is known as AC generator. अब बच्चों ज़रा देखते हैं कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ही इसके अंदर फ़्लो करेगा या फ़्लो करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर जो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इसको देखें कि ये कॉइल सपोज़ करें कि यूँ रोटेट कर रहा है। सपोज़ ये कॉइल है और मैं इधर टॉप से अगर व्यू लूँ, इसके एक्सेस पे देखूँ तो ये कॉइल सपोज़ करें टॉप व्यू लूँ तो ये ऊपर से मैं देखता हूँ कि ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये कॉइल एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो ये जो साइड CD है ये मूव करेगी आउटवर्ड मीन टुवर्ड्स यू, और ये जो साइड EF है ये मूव करेगी इनवर्ड, इट मीन्स अवे फ्रॉम द यू। अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन और इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर देखना चाहते हैं तो बच्चों हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे जो कि फ्लेमिंग्स ने हमें दिया था। फ्लेमिंग्स ने हमें
फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया है जिससे हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है बच्चों, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ़ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ़ फोर फिंगर represents the direction of external magnetic field, this thumb represents the direction of motion of conductor, then the middle finger will give us the direction of induced current. If we apply the rule on the side CD here and we place our right hand in this way, forefinger is in the direction of field, thumb is outward, this finger is along CD, it means इस साइड में इंड्यूस्ड करंट C से D की तरफ फ्लो करेगा जब ये साइड आउटवर्ड मूव करेगी। अगर ये साइड इनवर्ड मूव करेगी देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी अप्लाई हेयर रूल, द इंड्यूस्ड करंट फिंगर इज फ्रॉम E to F, इट मीन इस साइड में इंड्यूस्ड करंट E से F की तरफ फ्लो करेगा। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन को देखें कि ये जो करंट आ रहा है E से F की तरफ, ये इस कार्बन ब्रश B2 से लीव आउट करेगा और फिर कार्बन ब्रश B1 से ये एंटर करेगा और अपना पाथ कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त कॉइल इस ओरिएंटेशन पे होता है और रोटेट कर रहा होता है, साइड CD मूविंग आउटवर्ड, EF moving inward, direction of induced currents are from C to D and E to F according to Fleming's right hand rule. In the external circuit, current leaves the carbon brush B2 and enters from the carbon brush B1. It meaning in external circuit, the direction of current would be from B2 to B1 through the load resistor R. So let us watch here. When the side CD moves outward and the side EF inward, the induced current will flow from C to D and E to F according to Fleming's right hand rule. When side CD moves outward and the side EF inward, the induced current will flow from C to D and E to F according to Fleming's right hand rule. Thus the current enters the external circuit at B2 and leaves at B. डायग्राम। अब बच्चों जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोनों साइडें अपनी पोजीशंस को आल्टर कर लेंगी। ये साइड इधर आ जाएगी एंड मूव आउटवर्ड, ये साइड इधर आ जाएगी एंड मूव इनवर्ड। अब यहाँ पर तो सी डी आउटवर्ड थी, करंट सी से डी की तरफ था, जब वो साइड उधर चली जाएगी हाफ रोटेशन के बाद मैं बच्चों अगर मार्क कर दूँ ये डी है, ये सी है, ये ई है और ये एफ है। आपके सामने ये सिचुएशन है सी डी, तो इस वक्त तो करंट सी से डी की तरफ है क्योंकि साइड आउटवर्ड है और इसमें करंट डाउनवर्ड है, ई से एफ की तरफ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट इनवर्ड इसलिए है कि ये ई एफ है, इसका नाम और है। भाई असल में तो नाम का तल्लक नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि ये साइड आउटवर्ड आ रही है, वो साइड इनवर्ड जा रही है। तो जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो ये सी डी साइड किधर आ जाएगी, इस साइड पे आ जाएगी। मैं इस सी का डी इधर भी लिख दूँ, ये सी इधर डी और इधर ये ई है, इधर ये एफ। अब बच्चों देखें ये सी डी ई एफ ये साइड, अब जब ये घूम के कॉइल इधर आएगा तो ये सी डी साइड इधर आ गई है, ये देखें सी डी इधर आ गया, ई एफ उस साइड पे चला गया। अब ये साइड आउटवर्ड आ रही है और ये साइड इनवर्ड जाएगी। अब इस साइड में करंट ई से एफ की तरफ था, लेकिन ये साइड जब इधर आएगी तो इसमें करंट एफ से ई की तरफ होगा और इसमें करंट पहले सी से डी की तरफ था, अब करंट इसमें किधर आ जाएगा, डी से सी की तरफ आ जाएगा। इस मतलब हाफ रेवोल्यूशन के बाद साइडें अपनी पोजीशन जब आल्टर करती हैं तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो भी डायरेक्शन को आल्टर करता है। फिर एक्सटर्नल सर्किट में करंट एंटर B2 से नहीं करेगा, फिर एक्सटर्नल सर्किट में करंट B1 से एंटर करेगा, B2 से लीव करेगा। इसका मतलब है इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम दे रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आधे साइकिल में करंट की डायरेक्शन
और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन उसकी रिवर्स होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एसी जनरेटर है और ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन द साइड डी, द साइड EF moves outward and the side CD inward. The induced current will flow from F to E and D to C. Thus, the current enters the external circuit at B1 and leaves at B2. Thus, direction of induced current and induced EMF is reversed after each half revolution. This EMF is called AC voltage and the generator is called AC generator. So this is the reversal of current after each half revolution. When side CD move outward, current flow from C to D, side move inward, current flow from E to F, current enters the external circuit at B2, leaves the external circuit at B1. After half revolution, the positions of these sides are interchanged. Now the side EF come out of the board, side CD moves into the board, current flows from F to E and D to C. It means the direction of current would be reversed after half revolution. पहले करंट की डायरेक्शन C से D की तरफ थी और E से F की तरफ थी। अब ये वाली करंट की डायरेक्शन C से D की बजाय D से C की तरफ हो गई है और जो करंट E से F की तरफ था F से E की तरफ चला गया है। इट मीन्स एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट पहले एंटर हो रहा था B2 पे, लीव हो रहा था B1 पे, अब एंटर हो रहा है B1 पे, लीव कर रहा है B2 पे। Thus direction of induced current, induced EMF is reversed after each half revolution. This EMF is called AC voltage या alternating EMF and the generator is named as AC generator. अब बच्चों हम जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी।